सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, ध्येय टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पुराणिक। हम हाजिर हैं इस हफ्ते का आर्थिक मुद्दे कार्यक्रम लेकर। गरीबी फिर चर्चा में है। अब राहुल गांधी ने गरीबी विमर्श को एक नया रूप दे दिया है, यह घोषित करके कि उनकी सरकार 5 करोड़ गरीबतम परिवारों को 6,000 रुपये महीना यानी 72,000 रुपये साल देगी। कांग्रेस का मानना है कि गुजर बसर के लिए न्यूनतम 12,000 रुपये प्रति माह प्रति परिवार के पास होने ही चाहिए। मसला यह है कि देश में गरीबों को राजनीतिक तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तेंदुलकर समिति ने 2011 के आंकड़ों के हिसाब से देश में करीब 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चिन्हित किए थे। दूसरे अर्थशास्त्री रंगराजन साहब ने देश में उस वक्त गरीबों की तादाद करीब 36 करोड़ बताई थी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जितनी अमेरिका की जनसंख्या है यानी करीब 32 करोड़, लगभग उतने लोग हमारे यहाँ गरीबी रेखा से नीचे हैं। यह स्थिति उस मुल्क के लिए बहुत खराब है जो विश्व शक्ति बनने का ख्वाब देख रहा है। आज गरीबी और गरीबी से जुड़ी तमाम योजनाओं पर बातचीत करने के लिए हमारे पास दो खास विशेषज्ञ हैं। एक हैं प्रोफेसर अरुण कुमार। प्रोफेसर अरुण कुमार गरीबी, काले धन, नोटबंदी, जीएसटी जैसे विषयों के गंभीर अध्येता रहे हैं और लंबे समय तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाते रहे हैं। हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं परंजय गुहा ठाकुरता। आप वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, कई किताबों के लेखक हैं। चर्चा की शुरुआत से पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। बीते दिनों 25 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आय योजना को लागू करने का वादा किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने ऐलान किया कि अगर कांग्रेस इस बार सत्ता में वापस आती है तो भारत के 5 करोड़ सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए दिए जाएंगे। न्याय योजना के लिए करीब 3,60,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। ये रकम जीडीपी यानी सकल घरेलू की करीब 2% बनती है। कुछ विशेषज्ञों ने इस स्कीम के अमल को लेकर सवाल उठाया है। इस स्कीम को अमल में लाने के लिए तय करना बहुत मुश्किल होगा कि गरीब कौन है और कौन नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति 2011 में गरीब था तो वो अभी भी उतना ही गरीब हो, ये निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता है। इसके अलावा इसके कारण महंगाई में भी भारी इजाफा होने के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ अर्थशास्त्री इस योजना की इस आधार पर आलोचना कर रहे हैं कि इसके लिए इतना पैसा कहां से आएगा। फिर राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी का एक मतलब ये भी है कि अर्थव्यवस्था में वित्तीय अनुशासनहीनता आ जाएगी। जहां कुछ विशेषज्ञों ने इस योजना के लिए जरूरी धनापूर्ति को लेकर सवाल उठाए हैं, तो वहीं कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए उपाय भी सुझाए हैं। उनका कहना है कि यदि समुचित ढंग से काम किया जाए तो इसके लिए पैसा आसानी से जुटाया जा सकता है। मसलन 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की जायदाद वाले परिवारों पर कुल 2% टैक्स लगाकर 2.3 लाख करोड़ रुपए वसूला जा सकता है। ये ऊपर के केवल 0.1% परिवारों को ही प्रभावित करेगा और बाकी लोग इसके दायरे से बाहर रहेंगे। आपको बता दें कि ये व्यवस्था पार्शियल बेसिक इनकम जैसी ही है। बेसिक इनकम अर्थ नेटवर्क संस्था के मुताबिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के तहत सरकार देश के हर नागरिक को बिना शर्त के एक तयशुदा रकम देती है। अगर ये सुविधा कुछ खास तबकों जैसे कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को ही दिया जाता है तो इसे पार्शियल बेसिक इनकम कहते हैं। गौरतलब है कि इस योजना की चर्चा 2016-17 के आर्थिक सर्वे में भी हो चुकी है। इस रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सल बेसिक इनकम भारत में व्याप्त गरीबी का एक संभव समाधान हो सकता है, क्योंकि कल्याणकारी योजनाएं उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही हैं। इस वजह से यूनिवर्सल बेसिक इनकम को सार्थक कदम बताया गया था। चुनावी माहौल में इस तरह की स्कीम पर चर्चा निश्चय ही एक राजनीतिक रंग भी ले लेती है। अरुण जी, शुरुआत आपसे करते हैं। थॉमस पिकेटी की किताब कुछ बरस पहले आई, उसके बाद अमीरी, गरीब और असमानता के मसले बहुत ज़्यादा डिस्कस दोबारा हुए। आपने अभी
बुधवार को एक लेख, उसमें भी ये बात कही, गरीबी फिर बतौर मुद्दा वापस लौट रही है। डिस्कस हमने रिपोर्ट में किया कि इस स्कीम को अगर हम लागू करने जाएंगे तो 3,60,000 करोड़ का खर्चा हमको देना पड़ेगा। कुछ अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि ये फिस्कली पॉसिबल नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं पॉसिबल है। रघुनाथ राजन जैसे जो बहुत वरिष्ठ अर्थशास्त्री आरबीआई में काम कर चुके हैं, उनका पॉसिबल है। आपने लेख में ये कहा कि पॉसिबल है। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरह के हम इंतज़ाम करके इस रकम को संभव बना सकते हैं। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी पिछले कुछ सालों में दो बहुत बड़े झटके लगे हैं अर्थव्यवस्था को, जिसका असर असंगठित क्षेत्र पे पड़ा है और गरीबी वहीं पे है। तो उनकी जो आमदनी है वो बहुत कम हुई है इस समय, चाहे वो किसान हैं चाहे जो यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है इस समय, तो उसी से गरीबी बढ़ती है। तो इसलिए गरीबों के लिए कुछ करना तो बहुत ज़रूरी है। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो हम ये स्कीम लागू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है, दो सवाल हैं कि कहाँ से पैसा आएगा। 3,60,000 करोड़ रुपए की बात है, लेकिन मेरा मानना है कि जो अभी लाइन फिक्स की गई है कि 1,44,000 रुपए है ना, 12,000 रुपए महीने की, उसके अनुसार से मेरा मानना है कि 5 करोड़ नहीं, ये शायद 10 करोड़ लोगों को जो देना पड़े। क्योंकि वो गरीबी की रेखा के अनुसार होता तो 5 करोड़ आते, 10 करोड़ फैमिलीज को, 10 करोड़ फैमिलीज को हुआ। जी हाँ, तो पर फिर भी क्योंकि इतने फैमिलीज हैं तो उससे ज्यादा ही आएगा, है ना। क्योंकि हमने 1,44,000 करोड़ रुपए की बात की है, जबकि अगर आप तेंदुलकर कमेटी की गरीबी की रेखा लेखें और उससे प्रोजेक्ट करें तो वो 1 लाख के करीब आएगा एवरेज में, अर्बन रूरल मिला के, है ना। तो इसलिए ज्यादा ही उससे लगेगा। तो मेरा मानना है कि चाहे 3.6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा भी हो तो वो पैसा भी हम इकट्ठा कर सकते हैं अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति वो तरकीब आप बताएं। तो उसके तरीका ये होगा कि पहले तो हमने पिछले 15 साल में जो वेल्थ टैक्स है, जो संपत्ति पे कर लगता है, वो खत्म कर दिया। जो हमारा एस्टेट ड्यूटी है उसको खत्म कर दिया और गिफ्ट टैक्स है उसको खत्म कर दिया। हम लोग 1993-94 के ऑल्टरनेट बजट के समय से कह रहे हैं कि वेल्थ टैक्स लगाना बहुत जरूरी है, उसको कारगर रूप से लगाना चाहिए। वो फेल क्यों हुआ? क्योंकि आपने इतने सारे एग्जेम्पशन दे दिए, आपने स्टॉक मार्केट को एग्जेम्प्ट कर दिया, आपने रियल एस्टेट में बहुत बड़ा एग्जेम्पशन दे दिया, तरह तरह के और एग्जेम्पशन दे दिए, तो इसलिए वो फेल कर रहा था। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई, वो दिखाती है कि 1% लोगों के पास 70% दौलत है देश की। और जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई कि 9 लोगों के पास इतनी संपत्ति है जो 55% यानी कि 70 करोड़ लोगों के पास है। तो इनइक्वालिटी बेतहाशा बढ़ी है। तो जो हमारी टैक्सेबल कैपेसिटी वो बढ़ती जा रही है। मेरे अनुमान से इस समय कम से कम 600 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है देश में। 600 लाख करोड़ पे अगर आप 1% लगाते हैं तो 6 लाख करोड़ रुपए मिलेगा, आधा % टैक्स लगाते हैं तो आपको 3 लाख करोड़ रुपए मिल जाएगा। तो ये वेल्थ टैक्स से ही बहुत आप पैसा निकाल सकते हैं अगर उसको सही ढंग से लागू किया जाए। उसके ऊपर एस्टेट ड्यूटी और जो गिफ्ट टैक्स है उससे और मिल सकता है। तीसरी बात है कि जो हमारे बजट में टैक्स एग्जेम्पशंस हैं कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह को, वो करीब 5 लाख करोड़ रुपए के करीब हैं। वहां पे चाहें तो आप कम करके 1 लाख करोड़ रुपए वहां से निकाल सकते हैं। तीसरी बात, अभी सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए किसान स्कीम में दिया है, उनमें से आधे लोग जो हैं वो स्कीम में कवर होंगे, वहां से आपको कुछ पैसा मिलेगा। तो यानी कि अगर पॉलिटिकल विल होगी, इच्छा शक्ति होगी, तो उसके लिए रिसोर्स रेज करना मुश्किल नहीं है। सवाल है इच्छा शक्ति का। पर इसमें मूल मसला ठाकुर साहब ये आ जाता है कि सर ने कहा कि हम किसानों को जो हमने पैसे देने की बात की 75,000 करोड़ की, कुछ पैसा वहाँ से निकाला जा सकता है क्योंकि वो दोनों कवर करेंगे एक ही टारगेट सेगमेंट को। पर दिक्कत क्या है डेमोक्रेसी में, आप चीज़ें नई शुरू तो कर सकते हैं, पुरानी हटा नहीं सकते। आलोक जी, अभी जो अध्यापक अरुण कुमार जी ने कहा, मैं 2-4 बात जोड़ने के बाद आपने जो सवाल उठाया वही। पहला बात है, देखिए अभी आम चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। इस समय हर राजनीतिक दल, हर राजनेता 2 विषय के ऊपर बार बार बातचीत करते हैं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है गरीब के लिए हम क्या कर रहे हैं, या हमारा राजनीतिक दल के। आप भारतवर्ष में 16वां चुनाव हुई है, 16 बार, अभी 17 बार हो रहे। एक चुनाव में भी ये 2 मुद्दा हर चुनाव में हर राजनेता, तो ये आश्चर्य होने का कोई कारण नहीं है। मैं थोड़ा इतिहास का पन्ने एकदम पीछे चले जाता है। आपको याद है कि 1970 का दशक, 1970 में इंदिरा गांधी, राम मनोहर लोहिया जी ने टिप्पणी किया
कि ये इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू का बेटी, ये गूंगी गुड़िया है। और उस समय आपको याद है कि पूरा कांग्रेस पार्टी को उन्होंने विभाजन कर दिया और दक्षिणपंथी एक हिस्सा था उसको अलग कर दिया, उसको सिंडिकेट नाम दिया। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इस्पात कोयला का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्सेस को हटाना, और उस समय इंदिरा गांधी का नारा था। ये सब लोग इकट्ठा हो गया, उनका एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, ये इंदिरा हटाओ और मैं कह रहा हूं गरीबी हटाओ। तो आप आज के जमाने में आ जाइए, जैसे प्रोफेसर साहब अध्यापक जी ने कहा, दो राय किसी का नहीं है कि भारतवर्ष में अमीर और गरीब के बीच जो दो राय है ये बढ़ गया। हम नहीं कह रहे कि पुअर हैव बिकम पुअर, रिच हैव बिकम रिच, मगर जो दुराई है, जो गैप है, जो इनइक्वालिटी है, ये बढ़ा। कहने चाहते हैं कि अमीर ज्यादा स्पीड से अमीर हो गया, हाँ। गरीब उतनी स्पीड से अमीरी की ओर नहीं बढ़ रहा। बिल्कुल, जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए था नहीं। अमीरी नहीं कहना चाहिए कि मतलब संपन्नता कह सकते हैं, या मतलब आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी बेहतरी कह सकते हैं उसको। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि देखिए, हर अर्थ अलग अलग अर्थशास्त्री का अलग अलग राय है। वर्ल्ड बैंक कुछ कहेंगे, तेंदुलकर कमेटी, गरीबी रेखा कहाँ होना चाहिए, जो परचेसिंग पावर पैरिटी में $1.9 होना चाहिए, मगर तो किसी का दो राय ने कि हर 5 व्यक्ति भारतीय नागरिक में एक व्यक्ति अत्यंत गरीब है, 20% के आसपास, कम से कम मिनिमम मैं कह रहा हूं। तो इसके लिए कुछ करना बहुत ही जरूरी हो गया। तो आपने देखिए 4.5 साल के बाद 5 साल होने वाले हैं, मोदी जी को याद आया कि किसान की बहुत एक बड़ा समस्या में जा रहे हैं, और आप न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोले, कुछ भी कहिए, मगर उनको बहुत ही एक संकट की स्थिति में ग्रामीण इलाका में, और उनका स्थिति और भी खराब हो गया क्योंकि आपने नोटबंदी किया। तो फिर आज उनके लिए आपने कहा हम 6,000 देंगे। तो जैसे अध्यापक जी ने कहा, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो ये संभव। 3.5 लाख करोड़ क्यों, आप 4 लाख 5 लाख, और जैसे उन्होंने कहा कर लगाइए, जो अमीर है उनके ऊपर लगाइए। ऑक्सफैम का रिपोर्ट कहते हैं कि एक व्यक्ति, मुकेश अंबानी जी का जो संपत्ति है वो पूरा भारतवर्ष में जितना हम अलग अलग सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार खर्च कर रहे हैं शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, उससे भी ज्यादा है। तो मेरा कहना है कि हमारा देश का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, करीब 200 लाख करोड़, 220 लाख करोड़। तो इसमें आप 3.5, 4, 5 लाख करोड़ निकाल दीजिए, और अलग अलग स्कीम्स है, जैसे अनुदान की है, खाद्यान्न के ऊपर आप अनुदान दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, खाद के ऊपर आप खाद्यान्न दे रहे हैं, बिजली के ऊपर दे, ये सब आप इकट्ठा करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो आज व्यक्ति है ग्रामीण इलाका में, गरीब लोग है शहरी इलाका में भी, मतलब रिसोर्सेज कलेक्शन पॉसिबल है, उसको आप टॉप अप कीजिए। अगर उसको महीने में 6,000 मिल रहे तो अब 6,000 और दे दीजिए। इसमें लेकिन मूल मसला ये आ जाता है, और जो सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सोशल और फिलोसफी की बात नहीं है, ये इस सरकार की बात भी नहीं है। 71 से पहले भी चले जाएं, 47 से जब से हमने पढ़ना शुरू किया, 47 में नेहरू जी ने कहा गरीबी सबसे बड़ी चुनौती, 71 में मिसेस गांधी लेके आई गरीबी हटाओ, 50 साल बाद फिर गरीबी हटाओ, तो 70 साल से ज्यादा हमको आजाद हुए हो गए। तो पॉलिटिकल विल क्या, मतलब किसी भी सरकार की ऐसी नहीं रही कि आज हम ये कह सकें कि गरीबी खत्म करने की पोजीशन में आ गए। तो सरकार कोई भी आए, कोई भी जाए, ये सिचुएशन एक आध दो स्कीम से सॉल्व होने वाली नहीं है, ऐसा कम से कम डेटा मेरे को सजेस्ट करता है। अभी मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ, जो इंपॉर्टेंट यूं है कि काम करने का इंसेंटिव कि साहब मैं और मेहनत करूंगा, ज्यादा मुझे मिलेगा और एफिशिएंटली काम करूं। अगर मैं 4,000 कमा रहा हूं तो 8,000 मेरे को सरकार दे देगी, अगर मैं 8,000 कमा रहा हूं तो 4,000 सरकार दे देगी। जब सरकार मेरे को दे रही है तो फिर मैं काम करूं क्यों? क्या ये एक तरह का अपने आप में कर्मठता पर कोई आघात नहीं है कि साहब आप लीजिए और मस्त रहिए, जो काम कर रहा है उसे छोड़िए और जो काम नहीं कर रहा है उसको हम ऑफर कर रहे हैं? आपने जो इतिहास की बात की, तो हमारी जो नीतियां रही हैं सन 47 से, वो टॉप डाउन रही हैं कि ट्रिकल डाउन होगा तो गरीब को फायदा मिलेगा। तो इसीलिए हुआ ये है कि जो ऊपर का तबका है उसने तो बहुत ज्यादा पैसे कमाने शुरू कर दिए, और नीचे का जो तबका है उसकी जो आमदनी उतनी नहीं बढ़ रही है जितनी की बढ़नी चाहिए, और इसीलिए खाई बढ़ती जा रही है। दूसरी बात यह है कि आपने कई बार झटके दे दिए, क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र है उसकी आवाज सामने आती नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी है वो इस प्रकार की है कि उसमें जो आज रोजगार पैदा नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है।
जहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है संगठित क्षेत्र में, वहां पे जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा। जहां पे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है वहीं पे जॉब है, क्योंकि आप सेल्फ मेड जॉब करते हैं। आप जैसे रिक्शा चला लेते हैं, ठेला चला लेते हैं, नाली की सफाई कर लेते हैं, इसी तरह के काम है। तो ये इच्छा शक्ति की बात है कि आप टेक्नोलॉजी पे क्या करेंगे, आप फिजिकल पे क्या करेंगे और बाकी चीज़ों पे। तो आपने जो अभी सवाल उठाया उसका ये है कि अभी बेचारा जो व्यक्ति काम करना चाहता है उसको काम नहीं मिल रहा है या उसको कम, तो अगर उसको मिनिमम एक मिलेगा तो उसका जो एस्पिरेशन है कि मैं मिडिल क्लास का हो जाऊं वो तो फिर भी नहीं होगा पूरा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर आप ये देना शुरुआत में चाबी भरने के लिए आप उसे 12,000 दे दें, बाकी आगे चलता रहेगा। नहीं है कि उसको दे देंगे तो काम करना बंद कर देगा, वो तो उसकी तो तमन्ना है कि मैं कुछ करूं। अब आप MBA कर लेते हैं, आप जो मेडिकल कर लेते हैं, आप BTech कर लेते हैं और आपको कहा जाता है PN की नौकरी करें, आप कहा जाता है कि आप पकौड़े तलें, उससे उसके जो वो एस्पिरेशन है वो फुलफिल नहीं होगी। इसमें एक सवाल मेरा ये मानना है कि इसके बावजूद आदमी जो है वो काम करना चाहेंगे और ये नहीं है कि वो घर पे बैठ जाए। सर मुझे इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही, क्या दिखाई पड़ रही है कि मैंने आपको 12,000 दे दिए, अब मेरा दिमाग मत खाओ, ना मुझसे आप रोटी मांगो, ना मुझसे आप अस्पताल मांगो, ना मुझसे स्कूल मांगो, ना सड़क मांगो, 12,000 दे दिए, खाना मिल गया 2 वक्त का, अभी जिंदा रह रहे हो तुम, इसके ऊपर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो कहीं सरकारें जिम्मेदारी से भागने की एक तैयारी तो नहीं कर रही हैं इसमें? आलोक जी, मैं आपका जो विचारधारा है इसके साथ सहमत नहीं हूं। एक तरह से जिन लोग ऐसे बात करते हैं, एक तरह से वो दक्षिण, ये विचारधारा मेरी नहीं है, ये मैं लोग कुछ लेके आ रहा हूं, लॉजिक दिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक तरह से जो दक्षिणपंथी राजनीति, जिसका विचारधारा चिंताधारा दक्षिणपंथी है, उन लोगों का कहना है कि इन लोग गरीब है क्योंकि वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, लेजी, अंग्रेजी में कहते हैं आप लेजी है, आप काम करने के लिए तैयार। मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं, क्योंकि आज उनका ये हालत हो गया, क्योंकि उनके सामने उनका भविष्य जो है एकदम अंधकार लगते हैं। इनको आप ज्यादा कुछ पैसा दे दीजिए, आप इसके जो असर पड़ेगा पूरा अर्थव्यवस्था के ऊपर असर पड़ेगा। वो तो कुछ, तो ये पैसे लेके क्या करेंगे? क्या सब लोग शराब पी लेंगे या तंबाकू ले लेंगे? इसमें तो आप खाद्यान्न के ऊपर खर्च करेंगे, कपड़े के ऊपर खर्च करेंगे और सारे जो चीजें हैं इसके ऊपर, तो इसके एक असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था। मैं आप ही की बात को कंफर्म कर रहा हूं कि कंपनियों ने एस्टिमेट लगा ली है कि ये पैसा आएगा तो टूथपेस्ट कंपनी, कार कंपनी, बाइक कंपनी बढ़ेंगे, साबुन कंपनी और बाइक कंपनी तो नहीं। जब गरीब के पास आप पैसा देंगे तो वो कटोरी खरीदेगा, चप्पल खरीदेगा, पैदा इकोनॉमी को, कार नहीं खरीदेंगे, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। अरुण जी, मैं आपसे फिर दोबारा मुखातिब हूं और हमने इसके पॉलिटिकल डायमेंशंस की बात की, इकोनॉमिक डायमेंशंस की बात की। राजनीति में गरीबों का एक रोल है। आज मैं एक बयान देख रहा था केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का, उन्होंने कहा 2024 तक सबसे बड़ा मतदाता वर्ग होगा मिडिल क्लास और न्यू मिडिल क्लास। इसका आशय मैं ये लगाता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट वोटर क्लास हुआ हमारा मिडिल क्लास और न्यू मिडिल क्लास। तो अभी अगले 2024 यानी 5 साल बाद ये गरीब ओरिएंटेड या इस तरह के विमर्श की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं बचेगी। क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति 2024 में या निकट भविष्य में आ सकती है, गरीब ओरिएंटेड पॉलिसी ऑलमोस्ट पॉलिटिकली इररिलेवेंट हो जाए? देखिए, मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति बहुत दूर है अभी। वजह यह है कि जो हमारे यहाँ शॉक लगा, जो मतलब धक्का लगा नोटबंदी से और GST से, उसकी वजह से आज जो हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है अर्थव्यवस्था का वो 1% है, 7% नहीं है। क्योंकि जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें असंगठित क्षेत्र आता ही नहीं है। तो ये मान लिया जाता है कि मैं रिपीट कर लूं, आप कहना चाह रहे हैं 7% का जो विकास दर बताया जा रहा है वो 7% ना होगा, सिर्फ 1% है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के आंकड़े उसमें आते ही नहीं सरकार के आंकड़ों में। वो ये मान लेते हैं कि संगठित क्षेत्र उसी रफ्तार से बढ़ रहा है जैसे कि असंगठित क्षेत्र। तो ये एक गलत धारणा है, क्योंकि नोटबंदी से और GST का सबसे बड़ा असर तो वहीं असंगठित क्षेत्र पड़ा और वो गिर रहा है। और इसीलिए मैं आपको कोट करूंगा प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत खुश है कि हमारा बिजनेस 24% बढ़ा। क्यों? क्योंकि असंगठित क्षेत्र के जो 25 यूनिट है उसको कोप नहीं कर पा रहे और वो गिर रहे हैं। तो ये स्थिति हर जगह है जहां पे असंगठित क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में जो काम कम हुआ है, जो यूनिट्स हैं वो बंद हो गए हैं। तो इसलिए अगर 1% की रेट ऑफ ग्रोथ है तो जो असंगठित क्षेत्र जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो गरीब ही रहेगा। जो किसानी है वहां पे परेशानी आई क्योंकि दाम कम हो गए, क्योंकि डिमांड कम हो गई। डिमांड कम होने से दाम कम हो गए और कॉस्ट बढ़ रहा है तो उनकी आमदनी कम हो गई। तो ये कहीं जाने वाले नहीं है, वो कहीं मिडिल क्लास में आने वाले नहीं हैं। तो मेरा मानना है कि जो आज की परिस्थिति है उसमें ऐसा होना संभव नहीं है। दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि ये जो किसानी है
आज 47% लोग काम करते हैं किसानी में, है ना, और 94% है असंगठित क्षेत्र में। जब इतना बड़ा तबका एक परेशानी के दौर से गुजर रहा है तो इसीलिए गरीबी एक मुद्दा बन गया है। और इसीलिए आपने देखा बजट में जब इस सरकार ने भी जो उसके लिए प्रावधान रखा कि जो किसानों को देंगे, असंगठित क्षेत्र को देंगे, लोअर मिडिल क्लास को देंगे। तो ये जो मुद्दा है ये कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है कि जब सडनली गरीबी कम हो जाएगी और जो सब लोग अमीर हो जाएंगे। तो आप मैं दो चार बात जोड़ना आप ही के पास आ रहा हूँ सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी बात को मैं दोबारा उसको लाके 220 लाख करोड़ की जीडीपी में अगर हम 5-7 लाख करोड़ निकाल के दे दें गरीबों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं इसको चिंतित होकर यूं देखता हूं कि सरकार फिर ये कहेगी भाई ये पैसे पकड़ो और अब हमसे और चीज की डिमांड करने मत आना। तो कहीं एक गैर सरकार के द्वारा जिम्मेदारी छोड़ देने का प्रोजेक्ट तो नहीं है कि पैसे लेके निकल लो। मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं। क्यों बताते हैं, जैसे हम 2-3 उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण देखिए, ये मनरेगा जो पिछले कुछ सालों में जो रोजगार के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है, ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण इलाका में जो मिनिमम गारंटी की जो आप, तो एक तरह से जब आप मांगेंगे आपको मिलेगा। मगर पिछले 5 साल में ये मोदी सरकार के समय में ये कार्यक्रम को आपने और ज्यादा बढ़ाया नहीं, आपने इसको कमजोर कर दिया। क्यों? बजट तो बढ़ा है इस पे, बजट तो बढ़ा है, बजट बढ़ाया, मगर अब समय तक नहीं पैसे दे रहे। तो ये जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए था उस रफ्तार से नहीं बढ़ा। आज महाराष्ट्र में एक ड्राउट, बहुत बुरा ड्राउट है। आप वहां पे आप पूछ के देखिए कि मनरेगा कितना आ गया है कि नहीं है। और जैसे अभी अध्यापक अरुण कुमार जी ने कहा, नोटबंदी का जो असर पड़ा ग्रामीण इलाका में किसानों के ऊपर, कमजोर हिस्से के ऊपर पड़ा। अब देखिए 2-3 चीज और मैं कहना चाहता हूं। जो मध्य वर्ग के लोग होते हैं हमारे देश में, वो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, सबसे ज्यादा बात करते हैं टेलीविजन चैनल में या कहीं भी, बहुत जबरदस्त उन्हें चिल्लाते हैं। मगर वोट देने का समय वो बहुत दिन घर पे बैठे रहते हैं। और जो गरीब है वो ज्यादा से ज्यादा, बहुत सारे सर्वेज आपको बताएंगे कि गरीब लोग जो है वोट देने आते हैं। 5 साल में एक बार हूं, मगर वो आएंगे ही। तो इसीलिए आप नहीं कह सकते हैं कि हमारे देश में आने वाले 5 साल में पूरा अर्थव्यवस्था में इतना परिवर्तन हो गया कि गरीबी समस्या नहीं रही। जो मैं नहीं कह रहा सर, नहीं, अरुण जेटली जी कह रहे हैं। देखिए अरुण जेटली जी का जो विचारधारा है, एक तरह से मैं समझता हूं दक्षिणपंथी पूंजीवाद की तरह। किन 2-3 चीज, जैसे सुरजीत भल्ला भी है, और उन्होंने कह रहे कि ये कांग्रेस वालों ने थॉमस पिकेटी और डॉक्टर रघुराम राजन, अभिजीत बैनर्जी, इनका सलाह लेकर। रघुराम राजन तो खैर उस तरह से लेफ्टिस्ट नहीं है, वो नहीं, वही तो कह रहा हूं। मेरा कहना और कुछ है। अगर आप पूंजीवाद में भी विश्वास करते हैं, आप अमेरिका जैसे देश है देखिए, सरकार को जो खर्च करना चाहिए शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, बुनियादी ढांचा के ऊपर, बिजली सड़क पानी के ऊपर, हमारे देश में तो हम नहीं कर रहे। तो हम उन देशों के साथ क्यों हम तुलना करेंगे अपने आप को? हमारे आगे हमें रास्ता बहुत लंबा है, हम तो वहां तो आसपास नहीं पहुंचा। तो मेरा कहना है, जिन लोग आज कह रहे हैं कि अगर हम 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख करोड़ भी खर्च करते हैं ये स्कीम के ऊपर, ऐसा नहीं है कि बाकी सारी स्कीम आप भूल जाएंगे। और दूसरी बात है, वित्तीय घाटा बढ़ जाएगा। राजकोषीय घाटे की बात बार बार हो रही है, बार-बार हो रहा है। तो ये वित्तीय घाटा आम आदमी के लिए क्या मतलब है? कुछ मतलब ही नहीं है। आप ये जो अर्थशास्त्री है, इन लोग बहुत बड़ा चर्चा है कि इनको 3% होना चाहिए, 3.5 से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि महंगाई के ऊपर असर पड़ेगा। मगर मैं समझता हूं एक तरह से जो इस विषय के ऊपर शायद अध्यापक अरुण कुमार जी से ज्यादा एक तरह से एक ऑर्थोडॉक्सी है कि हम विश्वास करने चाहते हैं, इसीलिए हम विश्वास करते हैं। राजकोष की चिंता में छोड़ देनी चाहिए बिल्कुल। अगर मान लो उसमें इस सबको इम्प्लीमेंट करके हम 7%, 8% पे कर दें घाटा, क्रेडिट रेटिंग इंडिया की कम हो जाए और प्रॉब्लम्स और आए, तो फिर एक अलग तरह का संतुलन पैदा नहीं होगा। मतलब क्या बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी चाहिए कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5%, 6%, 7%? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि राजकोषीय घाटे का मतलब क्या है जी, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना रेवेन्यू है, उसके बीच का जो गैप है वो घाटा है ना। तो अगर आप टैक्स उठा रहे हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि मैंने बताया वेल्थ टैक्स से, एस्टेट ड्यूटी से, गिफ्ट टैक्स से, तो राजकोषीय घाटा क्यों बढ़ेगा? हाँ, तो ये बात कह रहे हैं कि रिसोर्सेज बढ़ा लिए जाए, रिसोर्सेज बढ़ेंगे और खासकर उनसे जहां पे कि रिसोर्सेज हैं
जो इतनी असमानता हो गई, और ये दुनिया के पटल पे है। देखिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जो डिस्कशन है वो दुनिया भर में हो रहा है, क्योंकि जो गरीब है उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। वो अमेरिका में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, फिनलैंड में भी है। तो यूबीआईसी पे एक वोट हुआ था स्विट्जरलैंड में कि हम इसको लागू करें या ना करें, और बहुत नैरोली डिफीट हुआ, लेकिन फिनलैंड में एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि दुनिया के पटल पे आज, जैसे वॉरेन बुफे साहब ने कहा 6 साल पहले कि मेरा जो टैक्स परसेंटेज है वो मेरी सेक्रेटरी से कम है, और ये $3 बिलियन कमाता हूं। ये विकसित देश के बारे में आप कह रहे हैं। तो $3 बिलियन मैं कमाता हूं साल में, और वो $1 लाख कमाती है, और मैं कम परसेंटेज है। तो उन्होंने कहा रिच शुड पे मोर टैक्स सो दैट कैपिटलिज्म कैन सर्वाइव। मोटे तौर पे आप जो कहना चाह रहे हैं, मैं बहुत आसान भाषा में अगर अपने व्यूअर्स के लिए कहना चाहूं कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, रिसोर्सेज बढ़ा लें। रिसोर्सेज वहां से बढ़ाएं जो ऑलरेडी जिनके पास पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, और उनसे 10 के बजाय 15, 15 के बजाय 20, 20 के बजाय 25 ले लें। और आलोक जी, मैं ऐसा नहीं कहा कि 3 की जगह 6 होना चाहिए। अगर नहीं सर, मैं नहीं, मैं कह रहा हूं 3 की जगह 3.5 भी हो गया या 4 भी हो गया। ये जो घाटा अगर बढ़ भी जाता है, ऐसा नहीं है कि पूरे असर पड़ेगा अर्थव्यवस्था के ऊपर। जैसे अध्यापक जी ने, अब किस तरह से ये घाटा, ये पैसा आप कहां पे निवेश कर रहे हैं? सरकार जो नोट छप रहे हैं, ये पैसा आप कहां पे आप खर्च कर रहे हैं? ये सरकारी ऑफिसर का तनख्वाह देने के लिए, या बड़े बड़े पूंजीपति को टैक्स आप से छूट देने के लिए, या जो गरीब लोग हैं उनका खाद्यान्न के लिए, उनका शिक्षा के लिए, उनका स्वास्थ्य के लिए, बिजली, सड़क, पानी के ऊपर आप खर्च कर रहे हैं? जिसमें एक डायमेंशन और है जिसपे हम सोचें समझें कि वो डिबेट अक्सर हम देखते रहते हैं। केजरीवाल जी का भाषण कुछ दिन पहले था कि दिल्ली कमा के पूरे देश को देती है, दिल्ली बहुत अमीर राज्य है और दिल्ली को सुविधाएं नहीं मिलती। बॉम्बे वाले इस गुमान में बरसों से हैं कि पूरे देश का जितना टैक्स है उसका बड़ा हिस्सा हमारे पास से आता है। बंगलौर वाले कहते हैं जीडीपी का 4% हमारा सॉफ्टवेयर देता है। अब इसके डायमेंशन ये हैं कि पैसे तो वहां से आ रहे हैं टैक्सेस, क्योंकि पैसे वो दे सकते हैं। अभी गरीबी के नाम पे पैसे जाएंगे कहाँ? यूपी में जाएंगे, बिहार में जाएंगे, उड़ीसा में जाएंगे। तो एक संघीय समस्या मुझे समझ में आ रही है, जो मैं कई बार महाराष्ट्र के अखबारों में देखता हूं, महाराष्ट्र लीडर्स को देखता हूं कि साहब कमाते हम हैं और खाते वो सब लोग हैं। तो ये स्कीम कहीं उस तरह के विवादों को, इस तरह की स्कीम्स और आएंगी तो उस तरह के विवादों के लिए एक नया बल पैदा तो नहीं करेगी। आपकी बात सही है कि जो संघीय ढांचा है अपना, जिसको फिस्कल फेडरलिज्म कहा जाता है अंग्रेजी में, उस पे इसमें एक जो चर्चा होगी। और ये देखिए 2001-2 में नायडू साहब ने ये चर्चा की थी जब फाइनेंस कमीशन के आया था कि हम कमा रहे हैं और फाइनेंस कमीशन ज्यादा दे रहा है गरीब प्रांतों को, जिनको लेकिन एक हमारा मार्केट है। इस मार्केट का बेनिफिट किसको मिलता है? जो अमीर प्रांत हैं, जहां पे इंडस्ट्री ज्यादा है, उनका मार्केट कम हो जाएगा अगर उनको नहीं। और ये हमारे देश के एक वो प्रिंसिपल है कि हम इक्विटी की तरफ जाएं। तो फाइनेंस कमीशन का एक रोल रहा है कि इक्विटी हो, तो जो यहाँ पे गरीबी ज्यादा है उनको ज्यादा रिसोर्सेज मिले, जिससे कि मार्केट बिल्ड हो। तो इससे सबको फायदा है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, जैसे आपने कहा, तो वो कहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर तो बॉम्बे में हेडक्वार्टर है, लेकिन उसका उत्पादन कहाँ है? उसका उत्पादन हो सकता है असम में हो, तो काम हो रहा है असम में, पर उसका प्रॉफिट दिखाया जा रहा है बंबई में। कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर दिल्ली में है, लेकिन उसका जो है वहां पे छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ में प्रोडक्शन हो रहा है, प्रॉफिट वहां। तो इसलिए ये कहना कि जो बॉम्बे और दिल्ली ही ज्यादा करते हैं, समग्र राष्ट्र एक बाजार है और उसका फायदा कुछ उन कंपनियों को हो सकता है जिनके हेडक्वार्टर बॉम्बे या दिल्ली में हो, लेकिन उन प्रॉफिट का सोर्सेस पूरे देश से आ रहा है। और लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि जो हमारे गरीब प्रांत हैं उनका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बहुत कम है, ऑल इंडिया का आधा है। यानी कि उनकी सेविंग वहां से लीक करके जो बेटर ऑफ स्टेट है उन पे जा रही है। और दिल्ली और बंबई का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बिहार से 4 गुना ज्यादा है। यानी कि वो लीक करके वहां की सेविंग, एक तो पहले गरीब है, सेविंग कम है, उसकी भी आधी सेविंग बाहर चली जाती है। तो गरीबी, तो आपके दृष्टि में ये संघीय किस्म के विवाद निरर्थक हैं, इसका कोई बहुत आशय नहीं, बहुत मतलब नहीं, क्योंकि सब जगह से ही पैसा आ रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। पंडित जी, एक महत्वपूर्ण बात आपने मनरेगा के बारे में की। मनरेगा रोजगार योजना है, कुछ करके कुछ मिलता है। उसके बाद हम वो उस पर आलोचना करें अच्छा किया बुरा किया, लेकिन कुछ कर रहा है बंदा, कुछ दिया जा रहा है। ये तो कुछ ना करने वाला मामला हुआ कि आपने ट्रांसफर कर दिया। तो हमें रोजगार स्कीम प्रमोट करनी चाहिए या इनकम सपोर्ट स्कीम प्रमोट करनी चाहिए? दोनों करना चाहिए। आप रोजगार को तो जरूर आप प्रमोट कीजिए, मगर साथ साथ जिसके पास नहीं है खाद्यान्न के लिए, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हमें चिंता है। इन लोग के अगर आय के ऊपर एक तरह से आप गारंटी देंगे तो जो पहले हमने कहा वो भी तो खर्चा करेंगे ये पैसा। ऐसा नहीं है कि जो परिवार के, अच्छा आप महिलाओं को दे रहे,
तो महिला देखेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ पैसा लेके किसी ने शराब पी लिया, किसी ने तंबाकू खरीद लिया, मगर इसका तो एक बड़ा हिस्सा ऐसे चीज़ों में खर्च होगा जो अर्थव्यवस्था में एक फ़ायदा होगा। जैसे साबुन कहिए, कपड़ा कहिए, खाद्यान्न कहिए, तो मैं समझता हूँ इसका एक तरह से एक इम्पैक्ट होगा, इसका एक असर पड़ेगा जो देश का अर्थव्यवस्था के ऊपर अच्छा होगा। और आखिरी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, एक परिवार में अगर किसी एक भाई कमजोर है किसी कारण के लिए, तो जो जिसके पास ज्यादा ताकत है वो उसके ऊपर उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी। तो हमारे देश का समाज एक तरह से वी हैव बिकम वेरी इनसेंसिटिव, हम संवेदनशीलता भूल गया। हम आँख के सामने देखते हैं ये गरीब है, हमारा एसी गाड़ी के ऊपर टकराते हैं, बोलते हैं हमारे बच्चे के लिए 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया दीजिए। एक चीज और जोड़ दूं इसमें जल्दी से, देखिए ऐसा है कि आज कुपोषण जो है देश में वो 40% महिलाओं में और बच्चों में है। ये बच्चे जब तक 1 साल के होते हैं इनका माइंड सेट वो होता है ना, मेंटल डेवलपमेंट वो कम हो जाता है, वो कभी आपके जो एजुकेटेड नहीं होंगे प्रॉपर्ली। जैसे कि एसर की रिपोर्ट दिखा देगी 5वीं जमात में आधे बच्चे दूसरी जमात की लिखाई पढ़ाई और गणित नहीं कर सकते, यानी वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो आपके देश में 50% गरीबी अगले 50 साल चलेगी जब तक कि ये बच्चे जॉब मार्केट से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर हमें गरीबी हटानी है, अगर हमें कुपोषण हटाना है, अगर हमें जो सिविलाइज कंडीशन देनी है, तो इस तरह की स्कीम जरूरी है, क्योंकि हम जॉब नहीं क्रिएट कर रहे। अगर जॉब क्रिएट कर रहे होते तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जी, पंडित जी ने 2 बात कही कि जॉब स्कीम भी चलें और इनकम ट्रांसफर स्कीम भी चलें। एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई रेड्डी साहब का था, उसमें उन्होंने एक बात कही कि गरीबी हटाने जैसी योजनाएं राज्यों पे छोड़नी चाहिए। नागालैंड का गरीब कैसा है ये नागालैंड की सरकार बेहतर जानेगी, केंद्र को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने क्या देखा कि जो स्कीम्स आती हैं केंद्र से, अभी किसान की स्कीम आई तो वो कह रहे हैं साहब कांग्रेस वाले इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अगर मान लीजिए ये राहुल गांधी जी बतौर पीएम इसको लेके आए तो फिर कंप्लेंट आएंगे कि बीजेपी वाले इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो ये स्कीम्स आना एक अलग बात है। तो ये सारा की सारा राज्य या लोकल लेवल पे नहीं होना चाहिए, ये केंद्र सरकार और पीएम के लेवल के अनाउंसमेंट्स क्यों होने चाहिए? देखिए ऐसा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो सेंटर के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, है ना। सेंटर के पास जो रिसोर्सेज हैं, स्टेट में तो वैसे ही घाटा चल रहा है, तो उनके लिए इंप्लीमेंट करना कठिन होगा। तो अगर आप एक सेंट्रल स्कीम अनाउंस करेंगे, उसको डिसेंट्रलाइज वे में आप इंप्लीमेंट करेंगे तो संभव है ना। लेकिन अभी भी सवाल ये उठता है कि जो स्टेट्स हैं वहां पे आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा। सबसे बड़ी समस्या जो स्कीम के सामने आएगी कि आप जिनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जिनको आप पैसा देंगे, वो तो लोकल लेवल पे ही होगा। वहां पे हमको लोकल लेवल पे स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, नहीं तो करप्शन में पैसा खा लिया जाएगा। हालांकि आज वो कह रहे हैं कि बैंक से ट्रांसफर कर सकते हैं, पर फिर भी ये करप्शन हो सकता है कि मैं अपना नाम लिखवा लूं वहां पे, है ना, हालांकि मुझे जरूरत नहीं है। तो ये सारा हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। गवर्नेंस हमारा बहुत कमजोर रहा है, वो चाहे सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, ये तीनों को स्ट्रेंथन करेंगे तब ऐसी स्कीम लागू होगी। लेकिन अब डिबेट हो रहा है तो डिबेट अच्छा है, क्योंकि डिबेट से ही कुछ चीज निकलती है, पॉलिटिकल विल डेवलप होती है, उससे स्ट्रेंथन होगा और ऐसी स्कीम लागू होगी। चलिए, इस मसले पे एक डिबेट की शुरुआत हुई, गरीब फिर से चर्चा में आए और डिबेट में मोटे तौर पर जो हमको समझ में आया कि प्रोफेसर अरुण कुमार कह रहे हैं कि ये स्कीम बिल्कुल की जा सकती है, टैक्सेस और बढ़ा के हम उसको संसाधन जुटा सकते हैं। परिंजा साहब ये कह रहे हैं कि अभी जो पोजीशन इकोनॉमी की है उसमें हमको इनकम स्कीम भी चलानी है, हमको रोजगार स्कीम भी चलानी है। अरुण जी ने हमको विस्तार से समझाया कि जीएसटी और नोटबंदी के चलते देश के असंगठित क्षेत्र की हालत बहुत खराब है। इस तरह की स्कीम से और हम बेहतरी की ओर मूव करेंगे। इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। नमस्कार।